शहीदों के नाम हैं जो 15 जून को गलवान घाटी में दुश्मनों से लड़ते लड़ते भारत माता की गोद में मौत की नींद सो गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस कष्ट से उभरने का मनोबल दे। जय हिंद, जय भारत। यह संस्था पूर्ण रूप से जनकल्याण और पर्यावरण के लिए समर्पित संस्था है। हमारी संस्था द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में 18 जून को वर्तमान में योग का महत्व तथा वर्तमान में लोगों द्वारा आत्महत्या जैसे डरावने सत्य को गले लगाने जैसे बिंदुओं पर परिचर्चा की गई थी। यह परिचर्चा 2 भागों में थी। प्रथम भाग में मारवाड़ के कवि स्वरूप जी तथा द्वितीय भाग में हरियाणा से अमित जी हमारे साथ जुड़े। यह परिचर्चा फेसबुक पर लाइव की गई थी। इस वीडियो में हम उन दोनों परिचर्चाओं के प्रमुख बिंदुओं तथा इन समस्याओं के समाधानों की ओर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, धीरे-धीरे अपने लाइफ में हमारे दर्शक जुड़ेंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, मां शारदे जी के चरणों में कोटि शरण है। आज इस वीडियो में मैं हमारे राजस्थान कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है और मैं सभी दर्शकों का हृदय की भीतरतम गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का हृदय की भीतरतम गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने एक बात कही कि मैं इस क्षेत्र का एक कवि और लेखक हूँ, तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ी बात जोड़ दी है कि मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ। हालांकि मैं स्वयं को कवि नहीं मानता, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो कुछ शब्दों का दास हूँ। गोपाल दास नीरज साहब की पंक्तियां हैं कि शब्द सौंदर्य की काव्य शक्ति का भाव रूप है काव्य, मनुष्य होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य। तो कवि होना बहुत बड़ी बात है। मैं शब्दों का दास हूँ, कुछ शब्दों की समागोष्ठी आपके साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। लोग मुझे जुगनू के नाम से जानते हैं और मैं उन्हीं पंक्तियों के साथ जोड़कर मेरा परिचय देना चाहूंगा कि मैं वंदना हूँ कवि कुल की वाणी का प्रेम पुजारी हूँ, उच्चारण हूँ चारण कुल का शब्दों की नई रवानी हूँ, मर मिट जाऊं अंधेरे में जुगनू की चमक रवानी हूँ, कलमकार हूँ शब्दों का कलम का नया पुजारी हूँ, शब्दों का कलम का नया पुजारी हूँ। आपने अपनी कविता के द्वारा हमारे दर्शकों को अपना एक शानदार रोचक परिचय प्रस्तुत किया, लेकिन एक औपचारिकता होती है कि आयोजक की भांति मुझे आपका एक औपचारिक परिचय देना पड़ेगा। तो आदरणीय स्वरूप भाई साहब हमारी सालन नगरी धोरीमा से संबंध रखते हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य ओनली हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं। साथ ही ये कवि और लेखक हैं और इनकी कविताएं व रचनाएं
तत्कालीन समय की हिंदू संस्कृति से संबंधित पत्रिकाओं जैसे बातें कर्ण, राष्ट्र का सदैव प्रहरी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। साथ ही हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य सरकार से संबंधित संस्था उम्मीद हेल्पलाइन ने इनको उम्मीद रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा है। आदरणीय सबूजी भाई साहब, तो आज की जो ये परिचर्चा है हम एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। इस परिचर्चा का आयोजन करने में राजस्थान जन कल्याण की पूरी टीम पिछले काफी दिनों से लगी है। हमने दर्शकों का पंजीकरण करवाया है इस परिचर्चा में। तो हमारे दर्शकों ने हमें कुछ प्रश्न भेजे, उन्हीं प्रश्नों में से हमारी जन कल्याण की टीम ने कुछ चुनिंदा प्रश्नों का संकलन किया है और आज इस परिचर्चा में वो क्वेश्चन हम अपने प्रखर वक्ता आदरणीय सबूजी भाई साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनसे उनका जवाब चाहेंगे। जी स्वागत है। तो चर्चा हम शुरू करें उससे पहले हमारा विषय है कि वर्तमान समय में योग की महत्ता या भारतीय संस्कृति में योग। हम परिचर्चा की शुरुआत उसी क्वेश्चन से आपसे करेंगे। तो क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं तो आपसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल, आपके सभी प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूं और जहां तक संभव होगा मैं मेरे ज्ञान और मेरे नॉलेज के आधार पर प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हम आशा करते हैं इस परिचर्चा में कि इस परिचर्चा से हमारे दर्शकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तकरीबन इस 1 घंटे के प्रोग्राम में अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि ये आयोजन सफल हो सके। तो परिचर्चा की शुरुआती कड़ी का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा कि योग का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है या भारतीय संस्कृति और योग किस तरह संबंधित? देखिए, यदि भारतीय संस्कृति और योग के विषय में बात की जाए तो भारत एक अति प्राचीन देश है, जहां से यदि योग की बात की जाए तो कहीं न कहीं योग है वो भारतीय संस्कृति से ही प्रारंभ हुआ है। आज सारे देश, कुछ देश तो हमने सुना है कि वो बने समाप्त हो गए और उनका अस्तित्व भी नहीं रहा, लेकिन भारत इतने थपेड़े खाने के बाद भी आज जीवित है तो उसकी कोई न कोई वजह रही होगी। किसी कवि ने लिखा है कि यूनान, मिस्र और रोमा ये मिट गए जहां से अभी भी बाकी एक निशा हमारी, कुछ तो बात है इस सरजमी में कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो वो हस्ती नहीं मिटती, उसका कारण कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति रही है। और भारतीय संस्कृति को यदि देखा जाए तो आध्यात्म, योग, संस्कार और नैतिकता ये महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि योग है वो भारत की कार्यशैली और भारत के लोगों का एक आधार स्तंभ है। तो मैं आपके इस आंसर का यदि विश्लेषण करूं तो इसका अर्थ है कि योग है जो भारतीय संस्कृति में इसके उत्पत्ति के साथ ही चला आ रहा है। जी, विभिन्न आक्रमण हुए, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, विभिन्न, और ये तो अभी बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम में योग चल रही, आदमी कहीं भी रहे उसे अपनी संस्कृति में हमेशा गर्व होता है और हमारी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण तत्व योग पे हमें गर्व है। तो परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे उसकी इसी कड़ी में हम आपसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे और जो वर्तमान में तो बहुत जरूरी है कि आपके अनुसार जीवन में योग क्यों जरूरी है, मतलब हमें योग क्यों करना चाहिए? देखिए, जीवन और योग की यदि बात की जाए तो जीवन एक कला है जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने दृश्यमान होती है। जीवन यदि देखा जाए तो जीवन के मुख्य रूप से समाज में 3 आयाम बताए गए हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाद, फिर उसका परिवारवाद और समाजवाद। तो समाजवाद से लेकर व्यक्तिवाद की जो कड़ी है, तो व्यक्तिवाद जब संपन्न होगा तब जाके परिवार में प्रवेश कर पाएगा और परिवार संपन्नता की ओर अग्रसर होगा तब जाके समाज सृजित होगा। और हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में एक युक्ति है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम स्वयं को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे और जब स्वयं ठीक नहीं होंगे तो परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि योग ही है वो जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा। कहीं न कहीं योग की शरीर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में प्रतिदिन ये क्रियान्वित होता रहता है। हो सकता है हम ध्यान न करें, हो सकता है प्राणायाम न करें, लेकिन जो दैनिक गतिविधियां हैं, जो दैनिक क्रियाविधियां हैं, उनमें कहीं न कहीं योग है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो योग है वो जीवन का आधार स्तंभ है और योग और शारीरिक के अभाव में जीवन को सुव्यवस्थित रूप से ढंग से चलाया नहीं जा सकता। आपके मतलब इस आंसर का हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि योग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल, हम यदि स्वस्थ नहीं है तो हम धन नहीं कमा सकते, अपनी जीविका का निर्वहन नहीं कर सकते। तो एक समाज में अच्छे जीवन के लिए हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए योग करना जरूरी है। अब जो परिचर्चा का अगला क्वेश्चन रहेगा उससे किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है तो राजस्थान जन कल्याण परिषद उनसे माफी चाहेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत जरूरी है और
कोई तकलीफ हो तो हम माफी चाहेंगे। और रोचक भी है क्वेश्चन, काफी इनसे सहमत हो सकते हो आप। क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि 2014 के बाद पूरा विश्व योग को जान रहा है और पूरे भारत में भी योग का प्रसार हो रहा है, और जैसा कि पहले नहीं था 2014 से पहले, ऐसा क्या कारण है आप बताइए? देखिए, यदि योग के हम प्रारंभ की बात करें तो भारत में योग है वो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन मध्यकाल एक ऐसी स्थिति हुई कि कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति से भटक गए, कहीं न कहीं हम अपने आध्यात्म, अपने योग से दूर जाने लगे। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है भारत पर हावी होने लगा। तो 2014 के बाद एक नए भारत का निर्माण होने लगा, नव भारत का सृजन होने लगा, और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि आज संपूर्ण विश्व योग का समर्थन कर रहा है। तो आपने माफी मांग ली तो मैं भी माफी की कड़ियों में शब्द प्रस्तुत कर दूं कि गलती हो तो क्षमा करना, हम आपसे जुदा नहीं, हम भी आखिर इंसान है, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। तो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानता हूं कि सरकार ने आध्यात्म और योग को एक नई पहचान दी। उन्होंने भारतीय नहीं अभी वैश्विक स्तर पर योग की पहचान कायम की, और आज विश्व स्तर पर योग दिवस मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की ये महत्वपूर्ण कार्यशैली होगी। मैं सरकार का एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने योग शिक्षा को व्यवस्थित रूप से लागू किया, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि देखा जाए तो विद्या भारती जैसी संस्थान आज योग में विशेष विषय जोड़ा जा रहा है, शारीरिक शिक्षा है वो उस विषय में जोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है 2014 के बाद कि योग एक नई दिशा, नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा, तो मतलब जैसे आपका जवाब था, और दर्शकों को भी मैं तो ये कहूंगा कि हमारे दर्शकों को तो पहले ही पता चल गया था कि इसका जवाब क्या होगा जी। तो इसका जैसे आपका जवाब है कि एक विशेष विचारधारा की सरकार के प्रयत्नों से इच्छा शक्ति के दम पर आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण तत्व योग का बोलबाला हो रहा है, और पूरा विश्व इसे स्वीकार भी कर रहा है। अब जैसे मैं तो इसे वर्तमान प्रसंग में जोड़ूं तो कोरोना महामारी के समय पूरा विश्व से ग्रसित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम देखें कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या जो कम है, तो मैं कहूँगा कि ये भारतीय संस्कृति का ही परिणाम है कि हमारी दिनचर्या ही ऐसी है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा। तो हम चर्चा की अगली कड़ी में अगला क्वेश्चन हमारे वक्ता से पूछेंगे, वो भी काफी रोचक है और जिसमें भी आपको दो राय हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के लोग योग की तरफ ज्यादा आकर्षित कैसे हो रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा क्या बताइए? देखिए, यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहरी क्षेत्र की बात करें तो कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्रों को स्वाभाविक रूप से मिल जाती है 2400 कैलोरी, और जो शहर के लोग हैं वो बंद कमरों में रहने लगे हैं। उनके पास इतना कार्य नहीं होगा, तकनीकी युग में वो एक स्थान पर बैठते हैं और स्वयं को अपनी शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता। इस कारण शहरी लोगों के लिए योग है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शहर के लोग हैं वो परिश्रम नहीं करते। हालांकि परिश्रम करते हैं, इसका बहिष्कार नहीं करता, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी तुलना में शहर के लोग हैं वो परिश्रम बहुत कम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो कोरोना नामक महामारी चल रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसके महाराष्ट्र जैसे राज्य सबसे ज्यादा संक्रमित है। कारण यही है कि उनमें शहरी जीवन है और उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसी स्थिति में ये सत्यापित हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है कि शहर के लोगों की जो इम्यूनिटी है वो ग्रामीण लोगों की तुलना में कमजोर होती है। तो योग के माध्यम से ही उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। अतः जो वर्तमान प्रासंगिकता में देखा जाए तो शहर के लोग योग से जुड़ रहे हैं। शहर के लोग ही नहीं, भारत के लोग ही नहीं, अपितु आज संपूर्ण विश्व उसका समर्थन कर रहा है कि कहीं न कहीं योग है वो हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है। तो जैसे आपके इस जवाब को मैं अपने दर्शकों को सरल भाषा में यदि इसका विश्लेषण करके बताऊं तो इसका सरसा उत्तर ये है कि शहरी क्षेत्रों में लोग भौतिक परिश्रम करते हैं जबकि शारीरिक परिश्रम ज्यादा नहीं करते, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कृषि प्रमुख कार्य है, पशुपालन करते हैं, तो भौतिक श्रम की तुलना में शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं। इससे उनकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है और उनका शरीर स्वस्थ रहता है। तो यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में लोग बौद्धिक श्रम ज्यादा करने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि गाँव में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही, इस कारण वो योग की तरफ आकर्षित नहीं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा भविष्य से संबंधित है, तो इस बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है क्योंकि भविष्य काल के घर में क्या छिपा कौन जाने। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि भविष्य में योग की डिमांड बढ़ने वाली है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या भविष्य में योग बहुत ज्यादा डिमांड होगी या कम हो जाएगी? देखिए, जहां तक योग की
भविष्य में बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वर्तमान में जो योग की स्थिति है इससे कहीं गुना विकसित हो जाएगी, क्योंकि आज विज्ञान के साथ साथ विज्ञान स्वयं स्वीकार कर रहा है कि योग है वो महत्वपूर्ण है। लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है और योग ही एक ऐसा माध्यम है, योग ही एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर सकता है जो लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो भविष्य की गर्भ में यदि देखा जाए तो योग है वो एक पराकाष्ठा पर होगा। योग एक सशक्त भारत का निर्माण करेगा और सशक्त भारत का पूरा विश्व समर्थन करेगा। यदि विश्व समर्थन करेगा तो निश्चित रूप से योग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मेरा तो यही मानना है कि योग है वो महत्वपूर्ण है और भविष्य में उसकी एक अलग पराकाष्ठा होगी। आज जो हम एक पौधा लगा रहे हैं आने वाले काल में एक वट वृक्ष के रूप में साबित होगा। मैं ये कहूँ कि एक भविष्य में योग के बल पर भारतीय संस्कृति का प्रथम समूचे विश्व में लहराएगा। बिल्कुल। तो आपसे एक थोड़ा रोचक क्वेश्चन है जो कि मैं करना चाहूंगा पर्सनली रूप से जी कि हमने ये परिचर्चा का आयोजन किया था, तो जब उनके फॉर्म भरवाए जा रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन दिया था जी आपने योग के बारे में किससे सुना, तो तकरीबन 95% लोगों का आंसर था कि बाबा रामदेव से, बाबा रामदेव से। तो आप क्या कहना चाहेंगे योग के प्रसार में उनसे? तो मैं तो कहूँगा कि उनका बहुत योगदान है, उनकी जितनी बात की जाए कम है बाबा रामदेव की और उनकी संस्था पतंजलि के बारे में। बिल्कुल, महर्षि पतंजलि ने योग का प्रारंभ किया, उन्होंने योग के विषय में लिखा। और आचार्य रामदेव जी का मैं एक बार पुनः बहुत बहुत हृदय की भीतरतम गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। हालांकि निजी विषय कुछ होते रहते हैं, विचारधाराएं अपनी अपनी होती हैं, लेकिन योग के विषय में बात की जाए तो रामदेव जी ने जो कार्य किया है आज उसका पूरा विश्व समर्थन कर रहा है। और रामदेव जी के कार्य की मैं ही नहीं अपितु पूरा विश्व उसका सराहना कर रहा है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। और एक तो रोचक बात कल समाचार में पढ़ने में आया कि पतंजलि ने तो कोरोना की टेस्ट कर ली। ये तो खैर दूसरा विषय है, हमारा परिचय का विषय नहीं है, बिल्कुल फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे अवश्य। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या योग केवल और केवल शारीरिक स्वास्थ्य से ही संबंधित है या फिर इसकी और कुछ मायने? देखिए, यदि योग के विषय में हम देखें और उसके अतीत को यदि जाने तो पतंजलि महर्षि ने 8 अध्याय अष्टांग अध्याय का जो लेखन तैयार किया था, उसमें जो प्रारंभ से लेकर जो समाधि तक पहुंचने की जो क्रिया थी उसमें केवल योग है वो शारीरिक ज्ञान नहीं रह गया। योग केवल एक शारीरिक ज्ञान नहीं है, वो अपने तन और मन को जोड़कर, योग का अर्थ है जोड़ना, तो तन और मन को जोड़कर स्वयं का आत्म साक्षात्कार करना अपने आप में योग है। और यदि मन की बात करें, मूलाधार चक्र की बात करें, जब वो जागृत तो होता है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये एक शारीरिक ज्ञान नहीं है, ये उस मन की उपज है, मस्तिष्क की उपज है जो व्यक्ति को एक नई गरिमा प्रदान करती है, वो स्वयं को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करती है। जब हम योग के समाधि स्तर तक पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि योग है वो केवल शारीरिक दुर्बलता को कम करने का एक माध्यम नहीं है, वो व्यक्ति को जानने की एक प्रक्रिया है जो एक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। योग एक प्रकार की मनोविज्ञान है, योग एक प्रकार का एक उद्योग है, योग एक प्रकार की कला है, योग एक प्रकार का विस्तार है, योग प्रकार का संदर्भ है जो कहीं न कहीं रूप में अलग अलग तरीकों से चलता है और एक उस अवस्था तक ले जाता है जिसे हम पराकाष्ठा कह सकते हैं। जीवन की पराकाष्ठा से जोड़ता है योग। इस कारण हम कह सकते हैं कि योग केवल शारीरिक ज्ञान नहीं है, ये हमारे स्वस्थ रहने की कला नहीं है, अपितु ये स्वयं को जानने की, आत्म साक्षात करने का एक प्रभाव भी है। आपके इस में जवाब को यदि संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूँ तो योग के अंदर न केवल शारीरिक मानसिक आजादी अपितु मानव जीवन के समुचित निर्वहन के लिए जो भी हमें विधाएं आवश्यक होती है या जिन मूल्यों की हमें आवश्यकता है वो सभी योग के अंदर समाहित है। तो जो हमारे परिचर्चा 2 सत्रों में थी जिसमें एक विषय हमने योग का लिया था और दूसरा जो त्वरित मुद्दा है आत्महत्या का, तो हमारे जो योग का सत्र समाप्त होता है और जो अगला हमारा प्रश्न होंगे वो आत्महत्या विषय से हमारे वक्ता से होंगे। तो मैं ये इस सत्र के अंत में ये मैं आशा करूंगा कि आप सभी दर्शकों को जरूर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और राजस्थान जन कल्याण परिषद का ये कार्यक्रम सफल रहा होगा। योग के बारे में आपको जरूर कुछ नई जानकारियां जानने को मिली होगी। तो इसी के साथ हम दूसरे चरण में पहुंचते हैं और हमारे वक्ता से आत्महत्या के विषय में कुछ सवाल करेंगे और उनसे जवाब चाहेंगे। बिल्कुल सर। ऐसा आत्महत्या तो ऐसा शब्द है कि एक बार मेरे को सुनने में डर लग जाता है पर सोचने में आता है यार करने वाला कैसे कर रहा होता। तो मैंने कल परसों
सोशल मीडिया जैसे ये आत्महत्या का मुद्दा देख रहा था तो कहीं पढ़ा कि आत्महत्या एक तरह की हत्या है जिसमें हत्या का आदर्श है। फिर अपने अपने ख्याल अपने अपने विचार, मेरे को तो आत्महत्या सबसे डर लगता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे वैसा आपके विचार में आत्महत्या क्या है, इसके कारण क्या है, लोग क्यों करते हैं आत्महत्या, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ न कुछ आक्रमण चलते रहते हैं। उन आक्रमणों को लंबे समय से चलने के कारण वो सहन नहीं कर पाता। वो आर्थिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, बहुत सारे दबाव हो सकते हैं। और उन दबावों के चलते चलते व्यक्ति स्वयं से टूट जाता है और उन टूट जाने के कारण ही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो मानता है कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे खुशनसीब चीज है वो मृत्यु है। और वो मानता है कि जो भी इंसान मृत्यु से मिलता है जीना ही छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं उसे मृत्यु प्रिय लगने लगती है। और दूसरा यदि कारण देखा जाए तो व्यक्ति के वर्तमान संदर्भ में ये देखा जाए तो पहले हमने योग में चर्चा की थी। योग प्राचीन काल में आत्महत्याओं का इतना प्रचलन नहीं था। लोगों के साथ कितनी भी भयानक स्थिति हो जाती थी फिर भी वो जीवन जीने का सार जानते थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग मरना ही सबसे अंतिम परिणाम मानते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि डिप्रेशन ही एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को मृत्यु की ओर अग्रसित करती है। खुदकुशी के कई तरीके हो सकते हैं, कुएं में कूद सकते हैं व्यक्ति और पंखे के लटक सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो स्थिति सामने दिखाई देती है उसको अपना हथियार बना लेते हैं और स्वयं की ही लीला समाप्त कर देते हैं। अब आपके इस जवाब को मैं थोड़ा संक्षिप्त में अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूं तो व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब उसको मौत आसान लगती है और जीना मुश्किल। तो मैं एक थोड़ी सी पंक्ति कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की कि जीवन की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, पल दो भर भी नहीं। तो मौत पल दो भर में हो जाती है लेकिन बाद में क्या होता है वही, वो तो चला जाता है लेकिन फिर जो पीछे बचते हैं वही देख पाते हैं। बड़ी भयानक स्थिति होती है। तो अब अमूमन हम न्यूज़पेपरों में ज्यादातर आत्महत्या देखते हैं जो हमारे क्षेत्र में होती है। जब लोगों का ऐसा मानना है कि आत्महत्या की सबसे ज्यादा आर्थिक कारण जिम्मेदारी होती है। जब उसके घर में आर्थिक तंगी होती है या वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता तो वो आत्महत्या कर लेता है। आपका क्या मानना है कि केवल क्या आर्थिक कारण ही होते हैं? देखिए, यदि कारणों की बात की जाए तो आर्थिक कारण है वो मात्र एक कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आर्थिक कारण के अलावा भी जिनमें व्यक्ति अपनी लीला समाप्त कर देता है। हालांकि आर्थिक कारण को देखा जाए तो किसान है वो प्रतिदिन स्वयं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह जो बहुत ही एडिंग बना हुआ है तो वहाँ आर्थिक स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। 60 करोड़ रुपए नकदी उनके पास मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या आर्थिक रूप कारण नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उन पर और सारे दबाव भी हो सकते हैं। वर्तमान में यदि अपन देखें तो कोटा के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट स्वयं की लीला को समाप्त कर चुके हैं। तो वो आर्थिक कारण नहीं है, वो शिक्षा का भी कारण बन चुका है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और लक्ष्य के अभाव में स्वयं को ही खत्म कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि आर्थिक कारण एक कारण नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि उनकी जो इच्छा पूर्ति नहीं होती या फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो स्वयं को खत्म कर देता है। तो ये मानना तो गलत होगा कि केवल आर्थिक कारण नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आत्महत्या को प्रेरित कर रहे हैं। मतलब यदि मेरा पर्सनल व्यू इस विषय में रखूं तो मैं कहूंगा कि आत्महत्या डिप्रेशन के कारण, तनाव के कारण होती है। और आर्थिक कारण भी यदि कोई किसी आत्महत्या में होता है तो आर्थिक कारण से तनाव उत्पन्न होता है। उसी तनाव की वजह से वो आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है और अपनी लीला को समाप्त कर लेता है। तो आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे उन्हीं से संदर्भ में आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं या तनाव में है, डिप्रेशन में है या सोच करके विचार आ जाते हैं क्या यार मर जाता हूँ मैं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो आप उनके विषय में क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जनकल्याण की ओर से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले भी बता चुका हूँ, गोपाल दास नीरज साहब की पंक्तियां हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने सफलता और असफलता ये जीवन का एक हिस्सा है। ये एक सिक्के के दो पहलू है जिसे स्वीकार करना होता है। मरना कोई समाधान नहीं होता। यदि हम मर जाते हैं तो हमारे मरने से हम नहीं मरते, हमारे साथ मरती है कहीं लोगों की उम्मीदें, हमारे साथ मरता है हमारा परिवार, हमारे साथ मरता है हमारा समाज और हमारे साथ मरती है कई लोगों की इच्छाएं जो हमें से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ
लोग, प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श होता है और आदर्श जब वो स्वीकार नहीं करता और आदर्श के पथ पर नहीं चलता तो स्वयं को खत्म कर देता है। तो सभी दर्शकों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि कैसे भी हालातों स्वयं को बनाए रखें, स्वयं को खत्म नहीं करना है। स्थिति आती है, स्थिति जाती है। एक पंक्ति है कि कदम कदम बढ़ाए जा, ये खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी समाज की समाज पर लुटाई जा। तो समाज सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम बात करें कि ये हत्याएं क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक कारण मैं और मानता हूं कि व्यक्ति है वो समाज में जाना छोड़ दिया है। आज के युवा लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसकी ओर अग्रसित हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने वृद्ध लोगों के साथ बैठना छोड़ दिया है, हमने समाज के साथ बैठना छोड़ दिया है, हम उन परिचर्चाओं में शामिल ही नहीं होते। प्राचीन काल में यदि देखें तो हमारे घर जागरण होती थी, सब लोग बैठकर एक भजन संध्या का आयोजन करते थे, हम लोग बैठते थे और भजनों के माध्यम से हमें ज्ञान प्रभावित किया जाता था और उसे हम स्वीकार करते थे। हम लोग वृद्ध लोगों के साथ बैठते थे, हमारे दादाजी हमारी नानी जी हमें कहानियां सुनाती थी और सुनने के बाद हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता था, लेकिन उस चीज को हमने छोड़ दिया। एक शैलेश जी लोढ़ा साहब की पंक्ति है कि छत छत नहीं होती, दीवार उतर नहीं होता और जहां बुजुर्ग नहीं होते वो घर घर नहीं होता। तो वो घर घर नहीं रहा। मृत्यु का सबसे पहला जो मैं कारण मानता हूं कि हम समाज से टूट रहे हैं। हम समाज से जितने दूर होंगे हमारे विचार उतने ही बुरे आने शुरू होंगे। और एक बात मैं आज इस साथ और जोड़ देना चाहूंगा कि मृत्यु का सबसे जो कारण है वो डिप्रेशन है। मैं सभी लोगों से नम्र निवेदन, एक विनती करना चाहूंगा कि जो लोग आज अधिकारी पद पर हैं, कुछ आसीन पदों पर हैं, जो बॉस के रूप में हैं, वो अपने क्लाइंट को या अपने जो नीचे लोग कार्य कर रहे हैं उनको बॉस के रूप में कार्य न करें। वो उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करें। उनके साथ ये जो 2020 जो साल है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आर्थिक स्थिति टूट चुकी है, लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ऐसी स्थिति में उनको साथ लेके चलना होगा, उन लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। यदि आपको लगे कि मैं समस्या में हूं तो मेरा हाथ पकड़कर चाय की थदी पर जाके बैठ जाए और साथ बैठ कर कहे कि चाय पीजिए, तो वो स्थिति हमें कायम करनी है। तो स्वरूप जी, मैं अपने दर्शकों को मेरी ओर से ये कहना चाहूंगा कि आदमी आत्महत्या तब करता है जब उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पे उसकी नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। और अब हमें ये करना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक रहना है। तो जैसे हमारे स्वरूप जी ने बताया कि अपने घर वालों के साथ वक्त बिताएं, दादा दादी के साथ वक्त बिताएं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुने, ताकि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे और हम जीवन के प्रति अपना एक सकारात्मक नजरिया रखें। और आज की इस परिचर्चा का आत्महत्या से संबंधित अंतिम सवाल, और जो हमारी इस परिचर्चा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी सार्थकता इसी क्वेश्चन में है, क्या योग आत्महत्या रोकने में सहायक है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, आज जो दोनों विषय थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। आत्महत्या और योग है वो एक दूसरे के पूरक है और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि मानसिक दबाव उत्पन्न हो रहा है और जो डिप्रेशन उत्पन्न हो रहा है उसका कारण यही है कि हमने योग को त्याग दिया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने संस्कृति को त्याग दिया है, हमने समाज को त्याग दिया है। हमारी प्राचीन संस्कृति में ये जागरण जो परंपरा शुरू की गई थी, जो साथ बैठने के एक दूसरे के स्नेह मिलन जो कार्यक्रम होते थे, वो सब इसीलिए आयोजित किए जाते थे कि जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनको समाज के बारे में बताया जाए कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है और उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि उसे टूटकर मर जाना चाहिए। तो योग भी संस्कृति का हिस्सा है। योग के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और एक योग का अभिन्न अंग है वो ध्यान भी है। ध्यान के माध्यम से जो मस्तिष्क में जो एक क्रियाकलाप उत्पन्न हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं निपटने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो योग तभी सार्थक रूप प्राप्त करेगा जब उसे हम ध्यान के रूप में लेंगे। योग से शारीरिक शिक्षा से केवल अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कर सकते हैं। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, जब हमारी मानसिक पीड़ाओं को हमने जानने और लड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली, तब निश्चित रूप से योग हमारे जीवन को बचाएगा। आज सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप प्रतिदिन योग करें, योग की शिक्षा को पढ़ें। और सरकार दिन प्रतिदिन ये प्रयत्न कर रही है कि विद्यालयों में योग शिक्षा प्रारंभ किया जा रहा है, शारीरिक शिक्षा लागू की जा रही है। इसके साथ साथ ऐसे विश्वविद्यालय भी खुल चुके हैं जो योग शिक्षा के बारे में अलग से उपाधियां प्रदान कर रहे हैं।
तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस एक नई पहल को प्रारंभ किया। आज एक आत्मनिर्भर भारत सृजित हो रहा है और एक बेहद ही दुर्घटनीय घटना कुछ दिन पहले ही हमारे 20 जवान शहीद हो गए। बहुत ही दुखद घटना। मैं कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। योग के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करना आवश्यक है। उन लोगों की वजह से ही हम चल पा रहे हैं, उन लोगों की वजह से ही आप हमें सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए पंक्तियां की तन मन धन समर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, और हिम शिखरों से ऊंची कर लो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमान को। आज भारत का स्वाभिमान गूंज रहा है, भारत की योग शिक्षा गूंज रही है, भारत की संस्कृति फलीभूत हो रही है, भारत का अध्यात्म कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। तन मन और स्वयं को साक्षात कराने का कार्य है, वो अध्यात्म कर रहा है। तो हम सभी योग का समर्थन करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, राजस्थान जन कल्याण परिषद जयपुर द्वारा ये कार्यक्रम युवा संवाद योगा के ऊपर चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं राजस्थान जन कल्याण परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने का अवसर दिया। राजस्थान जन कल्याण परिषद द्वारा किए गए कार्य को मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का काम कर रहे हैं और उसमें जब जल उपलब्ध करा रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है जो आपकी टीम कर रही है। इसके अतिरिक्त आप YouTube के माध्यम से योगा की क्लासेस, लाइव क्लासेस चला रहे हैं। वह भी एक बहुत ही अतुलनीय कार्य है जो भी आपके सदस्य कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस छठे विश्व योग दिवस के अवसर पर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, अगर योग की बात करें तो हम जानते हैं कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और आज के समय में जिस प्रकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, और इस दौर में हमारी इम्यूनिटी ही हमारा जीवन है। अगर एक व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जो कमज़ोर है, तो उसके संक्रमण का खतरा दूसरे व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो इम्यूनिटी है उसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं खान पान के साथ योग का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये कार्य पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।